हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रयोजनवाद के संबंध में आलोचनात्मक मूल्यांकन मीन्स प्रयोजनवाद के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, प्रयोजनवाद से रिलेटेड सारे वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए प्रयोजनवाद क्या है। अगर आप समझ जाते हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपको समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। प्रयोजनवाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली ये वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं। प्रयोजनवाद आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच का थॉट है। आदर्शवाद वो अध्यात्म को मानते हैं और प्रकृतिवाद केवल नेचर को मानते हैं, लेकिन प्रयोजनवाद उन दोनों के बीच के रास्ते हैं। दोस्तों, प्रयोजनवाद के क्या क्या लाभ है, इनके क्या थॉट्स है, इन्होंने बालक के बारे में, अनुशासन के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें कही है, अगर ये सभी आप जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिए। पीछे जितने भी वीडियो दोस्तों बने हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 का दोस्तों यूनिट 1 और यूनिट 2 में जितने भी वीडियो बने हुए हैं सारे सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सारे वीडियो को सीरियल वाइज। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, प्रयोजनवाद के अगर लाभ की हम बात करें तो फर्स्ट हम बात करेंगे बालक का महत्व, यानी ये प्रयोजनवाद जो है वो उनकी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। ये पुराने जमाने की जो शिक्षा का जो मेथड है या जो भी है उसको ये विरोध करते हैं। ये बोलते हैं कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो बालक के व्यक्तित्व का विकास कर सके। क्रिया केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम की ये बात करते हैं। ये बोलते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए और क्रिया केंद्रित यानी कि एक्टिविटी सेंटर होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाए, मतलब बच्चे के ऊपर कोई थोपा नहीं जाए। बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की रुचि, बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए और उसमें एक्टिविटी सेंटर होना चाहिए, यानी करके सीखने पर बल दिया जाए बच्चे ताकि करके सीखे। कोई मतलब उसको रूट जो लर्निंग है रूट करके नहीं सिखाई जाए चीज़ों को। आगे दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं सामाजिक तथा जनतांत्रिक शिक्षा का महत्व। ये सामाजिक गुण की भी बात करते हैं। बोलते हैं कि बच्चे में सामाजिक गुण का भी होना जरूरी है, तभी बच्चे सामाजिक जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। ये इनके मेरिट्स हो गए। प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, ये इनके मेरिट्स हो गए। ये बोलते हैं कि योजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड के बहुत सारे लाभ हैं, तो हमारे शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट मेथड का निर्माण जरूर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों बच्चे मतलब करके सीखे तो ज़्यादा उनमें रचनात्मक प्रकृति का डेवलपमेंट होगा अगर हम प्रोजेक्ट मेथड से बच्चों को सिखाते हैं तो। अनुशासन की सही धारणा की बात ये क्या करते हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन बोलते हैं कि ये मारपीट करके हम बच्चे के अंदर नहीं ला सकते हैं, डरा धमका करके बच्चे के अंदर हम डिसिप्लिन नहीं डेवलप कर सकते हैं। ये जरूरी है कि अपने बच्चों को हम रचनात्मक क्रियाओं में लगा कर रखें। मतलब रचनात्मक क्रिया का मतलब कि उसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो, वो ज़्यादा एक्टिव हो, ऐसी क्रियाओं में हम लगा कर रखें ताकि उसकी जो जन्मजात शक्ति है, इनेट पावर जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, बच्चे के वो उभरना शुरू हो, यानी उसका जो इनेट पावर हो वो डेवलप होना शुरू हो, उसका यूज हो। इस तरह से वो खुद अनुशासन में आ जाएगा। हमें अनुशासन में उसे डरा धमका कर लाने की जरूरत नहीं है। यानी दोस्तों अगर देखा जाए प्रयोजनवाद तो क्रिया प्रयोग की बात करते, अनुभव की बात करते, उपयोगिता की बात करते। मीन्स इनका ये कहना है कि जो भी चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वो सही है, जो उपयोगी नहीं है वो सही नहीं है। ये सत्य को नहीं मानते। ये बोलते हैं कि सत्य परिवर्तनशील होता है, सत्य एक जैसे नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। ये बात करते हैं। ये सामाजिक विकास पर बल देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो मेरिट्स है यही है कि जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित शिक्षा प्रणाली है उसके विरोध एक क्रांति, उसका विरोध करते हैं और बदलते हुए समाज की जो आवश्यकता है उसके अनुसार हमारा एजुकेशन होना चाहिए बच्चे के लिए, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट उससे हो। लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। अनंत सत्यों का विरोध करते हैं। बहुत सारे सत्य हैं जिसको ये विरोध करते हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। आदर्शवाद जो है सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। आदर्शवाद बोलते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम निश्चित है, लेकिन ये बोलते हैं निश्चित नहीं है। ये बोलते हैं कि सत्य समय, स्थान और अवस्था के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि सत्य जो है समय, स्थान और अवस्था के अनुसार बदलता रहता है? हर सत्य पर ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर सन जो है वो राइज होता है ईस्ट में, तो दोस्तों आप सोचिए कि ये क्या बदल सकता है? कहीं दूसरे स्थान पर जाएंगे तो ये बदल सकता है क्या? समय के अनुसार बदल सकता है। एक महीने बाद, एक साल बाद क्या ये ईस्ट से वेस्ट में आ जाएगा? ऐसा दोस्तों नहीं होता है। लेकिन ये इनका मानना क्या है कि समय के अनुसार सत्य बदलता रहता है, सत्य अस्थायी नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है।
और उसके बाद दोस्तों एक और ये बात बोलते हैं अति उपयोगिता पर आधारित, यानी बोलते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए उपयोगी है, वही सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। जैसे आप मान लीजिए अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल की प्रशंसा ये बोलते हैं कि हम इसलिए करेंगे कि इसके उपयोगिता है क्या है, विदेशी मुद्रा कमाने में है। अगर विदेशी मुद्रा कमाने में इसकी उपयोगिता नहीं है तो हम मतलब कि उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा कमाने में। अगर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, कुछ भी उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो सुंदर नहीं है इनके नज़रों में। जबकि दोस्तों ऐसा थोड़ी है, जिसने भी अपनी कला के माध्यम से उस चीज़ों को बनाया है तो उसकी कला की प्रशंसा तो हमें करनी ही चाहिए। तो इनका अलग ही मत है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उनका कहना है कि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हो, हमारी जो उपयोगी चीज़ें हो, हमें जिससे संतोष मिलता हो वही सही है। आदर्श तथा मूल्य मानव निर्मित नहीं है। ये आदर्श के लिए बोलते हैं, आदर्श तथा मूल्य यानी आइडियाज एंड वैल्यूज की ये बात करते हैं कि मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। यानी प्रयोजनवाद जीवन के पूर्व निश्चित आदर्श तथा मूल्यों को विरोध करते हैं। बोलते हैं कि हमारे जीवन में पहले से जो निश्चित, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये पहले से फिक्स है कि ये होना है, ठीक है, तो ये इसको नहीं मानते। बोलते हैं कि ये मानव निर्मित होते हैं। आदर्श और मूल्य जो है पहले से हमारे जीवन में फिक्स नहीं होते हैं। बोलते हैं कि आदर्श बनाए नहीं जाते, प्राप्त किए जाते हैं। वैल्यूज बोलते हैं कि क्रिएट नहीं किए जाते हैं, मतलब कि वैल्यूज आर नॉट क्रिएटेड, डिस्कवर्ड, मतलब कि ये प्राप्त किए जाते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी कमी है इनका मतलब कि शिक्षा दर्शन का। उसके बाद दोस्तों आध्यात्मिक मूल्यों का निषेध की हम बात करें, यानी निगेशन ऑफ मोरल वैल्यूज की, तो प्रयोजनवाद आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना करते हैं। आध्यात्मिक मूल्य की वो बात नहीं करते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों के बिना प्रसन्नता, संतोष, मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो है प्रयोजनवाद, वो आध्यात्मिक मूल्यों को मानते ही नहीं है। शिक्षा में निश्चित उद्देश्यों का निषेध। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा में निश्चित उद्देश्यों का निषेध की बात में ये इन्होंने क्या बोला है, यानी इन्होंने कहा है कि कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। प्रयोजनवाद के बारे में अगर आप देखते हैं तो इनका कोई भी फिक्स उद्देश्य एम नहीं है। शिक्षा भी निश्चित नहीं है। जब कोई शिक्षा निर्देशहीन हो, जिसका कोई निर्देश ही नहीं हो, मतलब सॉरी निर्देश नहीं, कोई शिक्षा उद्देश्यहीन हो, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं हो, तो आप सोचिए, मतलब कि शिक्षा के कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्य तथा आदर्श आवश्यक है। कहने का मतलब कि हमें आगे क्या करना है ये फिक्स होना चाहिए। जब हमें पता ही नहीं है कि हमें आगे क्या करना है, कोई हमारा गोल एम फिक्स ही नहीं है, तो दोस्तों आप सोचिए कि हम कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए हम अगर शिक्षा की भी बात करें तो उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, और ये उद्देश्य को नहीं मानते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, प्रयोजनवाद केवल एक विधि के रूप में। प्रयोजनवाद एक विधि के रूप में, मतलब प्रयोजनवाद अन्य दार्शनिक सिद्धांतों के समान जीवन दर्शन के संबंध में कुछ नहीं करता। जीवन दर्शन की ये बात नहीं करते हैं। जैसे और दार्शनिक जो है वो जीवन के बारे में कुछ बातें बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं। इसके बाद को दर्शन की संज्ञा नहीं दी जाती है। जैसे ही जीवन दर्शन के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए प्रयोजनवाद को हम दर्शन नहीं बोल सकते हैं। विलियम जेम्स ने स्वयं अपने अनेक लेखों में इस बात को स्वीकारा है कि प्रयोजनवाद दर्शन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, विलियम जेम्स जो है ये एक प्रयोजनवादी है, प्रयोजनवाद विचारधारा के ये है विलियम जेम्स। तो ये खुद अपने दर्शन में लिखे हैं कि प्रयोजनवाद एक दर्शन नहीं है, एक विधि है। क्या है? एक विधि है। प्रयोजनवाद विधि में कोई बात नई नहीं है, यानी कि दोस्तों यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है, इसकी केवल विधियां है, कोई सिद्धांत नहीं, केवल विधि है। इसलिए प्रयोजनवाद को हम विधि कर सकते हैं, इसको हम दर्शन नहीं कर सकते। औपचारिक शिक्षा की निंदा, ये देखिए दोस्तों, ये औपचारिक शिक्षा का निंदा किए हैं प्रयोजनवाद औपचारिक शिक्षा को निंदा करते हुए ये बताते हैं कि बालक समस्त ज्ञान को अपने अनुभव द्वारा प्राप्त करे, यानी कि केवल वो अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त करे। मानव की आयु इतनी कम होती है कि बिना पुस्तक की सहायता से समस्त ज्ञान को केवल अनुभव द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। दोस्तों कहने का मतलब अगर हर चीज़ हम अपनी एक्सपीरियंस से सीखें तो आप सोचिए कि कितनी सारी चीज़ें सीखने में हमारी जो लाइफ है वो कम पड़ सकती है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो बहुत कम दिन का है, और कम दिन में ही हमें बहुत सारी चीज़ें अगर सीखनी है तो हमें पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, अन्य लोगों का भी एक्सपीरियंस से हमें सीखना पड़ेगा, है ना। अगर कोई 100 गलतियाँ किया है तो हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हम भी वो 100 गलतियाँ करके ही सीखें। उन 100 गलतियों को हम जान करके भी वो 100 गलतियाँ को इग्नोर करके आगे
हम स्टेप लेकर के बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें उनसे जल्दी सक्सेस मिल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी ही एक्सपीरियंस से सीखें, दूसरे के भी एक्सपीरियंस से कर आगे बढ़ सकते हैं। और पुस्तक में दूसरे के भी एक्सपीरियंस कभी जितने भी होते हैं या जितने भी लेखककार होते हैं या किसी के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके लाइफ का जो अनुभव एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उससे हमें सीखने को मिलता है। तो दोस्तों इसलिए बुक का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, केवल हमें अनुभव से ही सीखना चाहिए। तो ये इनका एक डिमेरिट्स हो गया। उसके बाद दोस्तों एक तत्व का विरोध। हाँ दोस्तों, दोनों जरूरी है, एक्सपीरियंस भी और किसी दूसरे के निर्देशन भी जरूरी है सीखने के लिए। आगे देखेंगे एक तत्व का विरोध, एक तत्ववाद का विरोध, यानी अपोजिशन ऑफ मोनोइज्म। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इन सब के बारे में वीडियो अपलोड है, अगर आप नहीं देखे तो आप देख लीजिए। ये प्रयोजनवाद जो है आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद की भांति एक तत्व को स्वीकार नहीं करता है। जैसे ये लोग एक चीजों को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते हैं प्रयोजनवाद। इस वाद के अनुसार सत्य अनेक है, यानी कि जैसे कि आदर्शवाद प्रकृतिवाद दोनों ये मानते हैं कि सत्य एक ही है, सत्य 10 नहीं होते हैं, सत्य एक ही होते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, सत्य अनेक है। प्रयोजनवाद के अनुयायी बहुपाद में विश्वास करते हैं, यानी बहुवाद, बहुत सारे इनके मत हैं, जो कि दोस्तों ये उचित नहीं है। बौद्धिकता का विरोध। अब ये देखिए दोस्तों, बौद्धिकता का ये विरोध करते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी को अपोज करते हैं। प्रयोजनवाद का विश्वास है कि मानव की बुद्धि उसकी मूल प्रवृत्तियों की भावनाओं के अधीन होती है, यानी ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धि है उसकी मूल प्रवृत्ति जो है उसके अधीन होती है। इससे मानव तथा पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। वास्तविकता यह है कि बुद्धि मानव की मूल प्रवृत्तियां की दासी नहीं अपितु स्वामिनी है। कहने का मतलब ये बोलते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जो है इंसान का, उसी के अधीन बुद्धि है, जो कि बोलते हैं कि मानव और पशु में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो बुद्धि जो है, बुद्धि के अनुसार हम मूल प्रवृत्तियों को बदल सकते हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या है, बुद्धि की दासी है। अगर आप देखते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो अपनी मूल प्रवृत्तियों को भी चेंज कर सकते हैं अपनी बुद्धि से, उनके अंदर इतना पावर होता है, इतना शक्ति होता है। दोस्तों इनका ये डिमेरिट्स हो गया। आत्म असंतुष्टि की अगर हम बात करें तो प्रयोजनवादी दर्शन में आत्मा के भोजन का अभाव है। आत्मा की इसमें कोई भी बात नहीं की गई है। ये लोग शिक्षा प्रणाली में कविता, शिष्टाचार का कोई स्थान नहीं देते हैं। उनके अभाव के कारण आत्मा को भोजन नहीं मिलता। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो आत्मा का जो भोजन है वो शांति है, आत्मा का भोजन शिष्टाचार है। मतलब कि आत्मा का जो भोजन है ना, उसकी बात ही नहीं की गई है, आत्मा के बारे में बात ही नहीं की गई है। सीधे आप ये समझ सकते हैं, प्रयोजनवाद आत्मा को नहीं मानते। पाठ्यक्रम निर्धारित करने में कठिनाई। अब पाठ्यक्रम निर्धारित करने में कठिनाई किस प्रकार से, प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान जीवन अनुभव द्वारा अर्जित किया जाता है। यानी कि प्रयोजनवाद बोलते हैं कि ज्ञान को हम अपने अनुभव के द्वारा ही अर्जित कर सकते हैं। यह कोई आसान कार्य नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, एक्सपीरियंस से ज्ञान को अर्जन करना बहुत टफ है। जीवन अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम तथा परियोजनाओं को बनाना अति कठिन है। अब हम अपने अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम बनाना, परियोजना बनाना, ये तो थोड़ा टफ होगा ही। इसके अतिरिक्त जीवन काल इतना छोटा है कि हम संपूर्ण ज्ञान आत्म अनुभव द्वारा, क्रिया द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। हम खुद करके, खुद एक्सपीरियंस करके सारे ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो प्रयोजनवाद के दोष तथा गुण पर अगर प्रकाश डालते हुए अगर देखा जाए तो ये जो वाद है, यानी प्रयोजनवाद है, वो क्रिया, एक्टिविटी पर, प्रयोग पर, अनुभव पर, उपयोगिता पर, व्यक्ति के विकास एवं समाज की प्रगति पर ये बल देते हैं। ठीक है, और मानव के दृष्टिकोण को ही नहीं बदलाते हुए वर्तमान शिक्षा को एक नया मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया, ये सही है। उसके बाद दोस्तों, प्रयोजनवाद ऐसे गतिशील एवं लचीले व्यक्तित्व को विकसित करना चाहते हैं जो सावधानी पूर्वक साहसी बनकर अज्ञात भविष्य के लिए नवीन मूल्यों का निर्माण करके सामाजिक दृष्टि से कुशल बन जाए। इनका ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति साहसी बन करके अपने आगे आने वाले जो भविष्य, जो जीवन है, उसमें नए मूल्यों का निर्माण करे और सामाजिक दृष्टि से वो कुशल बनकर अपने जीवन में वो आगे बढ़े। इनका ये उद्देश्य है। इस प्रकार विचारधारा प्रचलित शिक्षा के विरुद्ध एक ऐसी क्रांति है जो बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बालों को विकसित करना चाहती है। समाज और अधिक उन्नतिशील बनाने का प्रयास करती है। समाज को और ज्यादा उन्नतिशील कैसे बनाया जाए, ये प्रयोजनवाद का प्रयास है। प्रयोजनवाद एक प्रवृत्ति, विधि अथवा रहन सहन का ढंग है। आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद दोनों प्राचीन दार्शनिक सिद्धांतों का विरोध करके भविष्य में आगे आने वाले परिणाम को प्राप्त करने के लिए मानव को इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि उसका जीवन अधिक सुखी, सभ्य, संपन्न बन जाए। दोस्तों हम लोगों ने पीछे पढ़ा है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, ये लोग भी यही बात करते हैं
कि ऐसा सिद्धांत का विरोध करते हैं जिससे कि मतलब कि आगे हमारे जीवन में वो भविष्य में आगे आने वाला जो रिजल्ट है उसको प्राप्त करने के लिए मानव इस प्रकार से प्रेरित हो कि उसका जीवन सुखी संपन्न बन जाए। तो दोस्तों वो भी पुराने जो दार्शनिक सिद्धांत का विरोध करते हैं और ऐसे सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं जिससे हमारा जीवन सुखी हो। संक्षिप्त में रस्क के अनुसार प्रयोजनवाद नवीन आदर्शवाद के विकास में केवल एक चरण मात्र है। अगर आदर्शवाद नया आदर्शवाद जो है उसके डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो प्रयोजनवाद का कहीं ना कहीं दोस्तों एक चरण मात्र ये है कि यह नवीन आदर्शवाद ऐसा होगा जो सदैव जीवन की वास्तविकता का ध्यान रखते हुए व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा, ऐसे संस्कृति का निर्माण करेगा जो कुशलता का पुष्प होती हो। कहने का मतलब दोस्तों कि ऐसा हमारी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें वास्तविकता को भी ध्यान रखा जाए, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का भी समन्वय हो, संस्कृति का भी वो निर्माण हो और इस प्रकार से सभी इंक्लूड हो, किसी को इग्नोर नहीं किया जाए, सभी को ओवरऑल लेकर चला जाए। अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो तो हमारा समाज का और बच्चे का भी डेवलपमेंट बहुत तेजी से बहुत अच्छे से होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे वीडियो सेकेंड ईयर से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं दोस्तों, खासकर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं, आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ये बुक ज्ञान और पाठ्यक्रम पढ़ना है, पेपर 1 हरियाणा की यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों के बीच में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।